तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है राजनीतिक शास्त्र। और आज के इस क्लास में हम लोग वही प्रश्न हल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमें एक प्रकार से ये बात कहें तो हम लोग क्वेश्चन बैंक के सवालों को हल करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं तो उनको जो प्रश्न आएगा तो उसमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। हम इस बात को जानते हैं कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है भैया कैसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा, आप लोग निफिक्र हो जाइए, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम अपने भाषा में बताएंगे आप लोगों को, तो काफ़ी लाभदायक प्राप्त होने वाली है। बस आप ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे भाई। पहले ही सवाल लिख दिए हम। सवाल पहला है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो हमें लगता है कि यह सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। अगर बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दे या पूछ दे लैंगिक असमानता, क्या मेरे प्यारे भाई, लैंगिक असमानता, या पूछ दे हम लोग का विभेद, ठीक है। देखिए, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल दे दे लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है या लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं या लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, तो सभी का आंसर यही होगा, ठीक है। अभी सवाल हमसे पूछा गया है लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आप उनके उत्तर लिख रहे हैं सवाल को, तो पहले सवाल के कुछ टाइटल डाल दीजिए ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं आपके लग जाए ना यह प्रश्न उत्तर दे रहा है जी, ठीक है। चलिए वही बात लिखे हैं, लैंगिक विभाजन से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है, तो लिख दिए यह है कि इनमें महिला और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, ठीक है। इतना बात समझिए, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है भैया, तो लैंगिक विभाजन से यह अभिप्राय है कि इनमें ना महिला और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और पुरुष के अपेक्षा महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। और वास्तव में बताएं वो कमजोर होती नहीं है, बस ऊपर से देखने में होती है, ठीक है। छोड़िए पुरुष के पक्ष नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। इनमें क्या होता है जी, लिंग के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिखते हैं लोग, ठीक है। और महिलाओं पर ना दबाव भी बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग घर में बहने हैं तो हम बहन से बोलते हैं कि तुम बाहरी मत जाओ, ये होने वाला है वो होने वाला है। कई प्रकार के घर में टोन ऑन होता है, मारते हैं कि तुम बाहरी मत जाओ, तुम कहाँ खेल रही हो, तुम कहाँ गई थी, नहीं होता। जैसे शाम के किसी घर की लड़की कहीं पर चली गई, मतलब पड़ोस के घर में, तो कहाँ पर गई थी बताओ हमको। इस प्रकार की बातें आने लगती है, लोग कहने लगते हैं, लोग डाउट करने लगते हैं उन पर। तो कहीं ना कहीं लड़कियों पर या महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है, आपको घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं जाना है, ठीक है प्यारे। यही है लैंगिक विभाजन, यही है लैंगिक असमानता, यही है लैंगिक विभेद, ठीक है। नई बात को समझिए, फिर समझिए लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है भैया। लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, ये सवाल दे दें तो आप लोगों ने फिक्र को बोलना है कि लैंगिक विभाजन से हम यही समझते हैं कि इनमें महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, ठीक है। और आपको अपने भाषा में बोले भेद मतलब क्या होता है, तो भेद मतलब होता है एक दूसरे को ऊपर या नीचे देखना। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो अपने पहनाव को देखकर हम अपने आप को गरीब कहने लगते हैं, अभी गरीब है। किसी दूसरे पहनाव व्यक्तियों का जो पहनाव अच्छा हो और हमारा खराब हो तो हम अपने आप को नीचे दिखने लगते हैं अपने अंदर में। कोई हमसे कहता नहीं कि आप कपड़े खराब पहने, नहीं,
हम अपने अपने डाउट करने लगते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या हो, लैंगिक विभाजन में यही होता है, इनमें लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। अक्सर महिलाओं को ना पुरुषों की अपेक्षा कमजोर माना जाता है, ठीक है, और उन पर दबाव भी बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो हमें विश्वास है कि इतना बात आप लोग समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है जी, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। देखिए हम इतना बात लेके हैं ताकि आप लोग बड़ी यहाँ में लिख सकते हैं, पर ये बात समझिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है जी, ठीक है। सभी जो राज्य हैं वो धर्म का सम्मान करता है, धर्म का आदर करता है, और धर्म पर कोई संकट आता है तो उनका संरक्षण भी करता है राज्य, ठीक ना। तो हम ये बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। और भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है, ठीक है। और इनमें भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को अपने धर्म मानने या प्रचार करना, ठीक है। हम ये बात नहीं बोल रहे कि भैया आप किताबी भाषा लिखिए, ठीक है। पहले ये बात समझिए कि इन धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता क्या है। तो हम आपको बोल रहे कि कोई भी राज्य धर्म का विरोधी नहीं होता है, विरोध नहीं जाता है, ठीक है। वास्तव में बोले कि राज्य का कोई धर्म होता ही नहीं है जी, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, उनके लिए सभी धर्म समान है, यही अर्थ होता है। पर आपके बढ़िया में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं ये बातें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि किसी राज्य में संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता रहती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में सभी लोग के धर्म हैं, सभी समुदाय के लोग हमारे समाज में रहते हैं और अपने धर्म को खुलेआम मानते हैं जी, अपने धर्म को प्रचार भी करते हैं। इसमें कोई राज्य के द्वारा मतलब पाबंदी नहीं है कि आप ये जात हैं तो आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, नहीं। आप लोग तो गाना भी सुन रहे हैं जी, हर एक जातिवादी गाना आ रहा है, ठीक है, धर्म पे भी गाना आ रहा है, तो इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है। यही पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ है कि किसी राज्य में संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता रहती है। अगर आपको एकदम सटीक उत्तर देना है ना तो आप लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यही होता है कि कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और राज्य कभी भी धर्म के विरोध नहीं जा सकता है, ठीक है। और राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और सभी, मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, सभी धर्म को समान रूप से राज्य दिखता है, ठीक है। और जब धर्म पर संकट आती है, ठीक है, कोई विपत्ति आती है तो राज्य उनका संरक्षण भी करता है, उनका सेवा भी करता है, उनको उनसे बचाता है, जो संकट आई है उनसे निकालता है जी। हाँ, हमें लगता है कि हम अपनी भाषा में आप सभी लोगों को तोड़ तोड़ बताए हुए हैं और हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल आए तो आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है। हम बात यही करना चाहते हैं कि देखिए लिखने से ज़्यादा समझने पर जोड़ दीजिए जी, ठीक है, और लिख कर समझिए। जब आप लिखेंगे ना तो एक ही एक बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 को, और टोटल आज क्लास में हम प्रश्न नंबर 4 तक ही करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर जो 3 है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सवाल देखिए देखने में छोटा है, ठीक है, और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है जी, तो आप बस ध्यान से देखिएगा। सवाल है समवर्ती सूची क्या है। देखिए समवर्ती सूची क्या है, तो कभी भी आप इसका उत्तर दीजिएगा
तो यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई विषय दिया जाता है तो उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य कर सकती है जी, ठीक है। वही बात लिखे हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी, जब टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून ही माने होते हैं। पहले आप लोग बात समझिए, तो भाई समवर्ती सूची है क्या। देखिए समवर्ती सूची के क्या होता है। देखिए समवर्ती सूची में ना इनके अंतर्गत कोई विषय पे बात किया जाता है, मतलब ये काम करने वाले हैं, कानून बनाना है। जब कानून बनाना है ना तो इनमें तो केंद्र सरकार, जो भारत सरकार होती है वो केंद्र सरकार, और राज्य सरकार होती है, वो दोनों आदमी में बैठेंगे, कानून बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई नया नियम ही लगाना है हमारे अंदर शिक्षा पर, तो दोनों बैठेंगे, और जब टकराव की स्थिति आएगी ना तो जो केंद्र सरकार है वो आगे निकल जाएगी, ठीक है, और जो राज्य सरकार की बातों को मान्यता नहीं रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार की बातों की मान्यता रहेगी मेरे प्यारे भाई। वही बात लिखे हैं, केंद्र सरकार की कानून मान्यता माने होते हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में ना कुल 47 विषय होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो कुल कितने होते हैं 47 मतलब 4 5 7, ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा आप लोग। और आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल दे दे तो आप लोग फिक्र होकर लिख लीजिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी तो केंद्र सरकार की ही बातों को माने होगी, ठीक है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और आज का अंतिम प्रश्न है जी, संघ राज्य का अर्थ बताइए। ये जो प्रश्न है 2014 में, 2016 और 2017 में पूछा गया है, और देखने में बहुत सारा छोटा है और इसका उत्तर भी उतना ही छोटा है जी, ठीक है। संघ राज्य का अर्थ बताइए, तो हम लिखेंगे संघ राज्य का अर्थ यह होता है कि जब किसी देश में, ठीक है, जब किसी देश में शासन संचालन करने के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसे हम संघ राज्य कहते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। तो संघ राज्य का अर्थ यह होता है कि जब किसी देश में शासन संचालन करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है, वो दूसरे स्तर पर गठन किया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं जी, संघ राज्य कहते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से माइंड में बात छप गई होगी और आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे भैया आज क्लास आपके लिए अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भैया सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोग बोलते हैं, इसमें फ़ायदा क्या होती है। देखिए हम लोग क्या होता है, वीडियो डालते हैं और वीडियो को देखते हैं लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब आपको कर देने से हम लोग मनोबल मिलता है कि नहीं, हमारे क्लास में, हमारे बैच में जो हमारा परिवार है उनमें एक नया सदस्य जुड़ चुके हैं, मतलब हम मेरे बात विश्वास हो जाता है जी, ठीक है। हमको लगता है कि नहीं अब हमारे ऊपर वो है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो हम लोग अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि नहीं काम करना चाहिए इस पर। तो आप लोग काम सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग अपने से नहीं करना, अपने समझिए, नहीं समझिए हम पढ़ा दिए आप लोग को, हर एक बात बताए जो लिखे थे तोड़ तोड़ बताए हुए हैं। तो आप लोग लिख कर अब अपने समझाइएगा। जब आप अपने के डाउट क्लियर कर दीजिएगा ना तो आपको दूसरे का डाउट क्लियर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए मेरे प्यारे भाई, पहले आप उतार लीजिए।